चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ओके, हमारा लास्ट वीडियो जो था वो हमने फोल्ड पर कंप्लीट किया था। ओके, टाइप ऑफ फोर्स देखे थे जिससे फोल्डेड माउंटेन हमारे अर्थ क्रस्ट पे बनते हैं। ओके, ये हमारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है मेन टॉपिक, उसके अंडर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, यानी अंतर्जात बल और बाह्यजात बल। क्लियर है? अंतर्जात बलों को हमने अगेन टू पार्ट्स में बांटा था, एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमने मूवमेंट्स देखे जिसमें आपके कॉन्टिनेंट, प्लेट्यूज, इस टाइप के बड़े लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। ओके, काफी स्लो प्रोसेस होता है। ओके, और दूसरी तरफ हमने वर्टिकल और दूसरी तरफ हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात की। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो पहला था वो था कंप्रेशन फोर्स। ओके, कंप्रेशन जब हमारे अर्थ क्रस्ट पे या फिर जैसे अगर हम क्रस्ट की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट, इन दोनों का कन्वर्जन हो रहा है या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जन हो रहा है, तो उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज का जो वीडियो है वो है इसी हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसका एक नेक्स्ट स्टेप जिसको हम लोग टेंशन फोर्स में जनरली उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, टेंशन या तनाव बल। वेट, हाँ जी, तो इसमें ओरोजेनेसिस यानी जो पर्वत निर्माणकारी संचलन था, ठीक है, एक तो था आपका कॉन्टिनेंट बिल्ड करने वाले प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा है आपका ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस यानी पर्वत निर्माणकारी बल, उसमें हमने फोल्ड देखा था पहला। दूसरा है आपका टेंशन फोर्स, ओके, या तनाव बल। तो तनाव बल क्या है, कैसे ये हो रहा है और इससे कौन से लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, यही हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए तनाव बल, हम लोग पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी थ्योरी है उनको पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उन फोर्सेस की बात की जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर? ओके, अब इन फोर्सेस में ही ये फोर्स जो है ये इनको ड्राइव कराते हैं, इन प्लेट्स को ड्राइव कराते हैं, जिसकी वजह से उनमें या तो कंप्रेशन संपीड़न बल लगता है या फिर तनाव बल, टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो तनाव बल के क्रम में अगर हम देखें, देखिए मान लीजिए कोई क्रस्ट है, क्लियर, इसके नीचे है कोई आपकी, ये कौन सी करंट है, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं इसको, संवहनीय धारा। ठीक है, ये संवहनीय धारा, और अच्छा ये सामने जाके जब इस क्रस्ट से टकराता है, दिस पॉइंट इज नोन एज हॉट स्पॉट। ठीक है, पहले इस सब की बात हम कर चुके हैं। अब इसके देखिए कन्वेक्शनल करंट जो है ये अपराइजिंग है और यहां पर डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये कॉन्टिन्यू इस क्रस्ट को ऐसे वीक करता जाएगा, जो कि आपका मेंटल प्लूम एक घटना होती है जिसके बारे में भी हम लोग पहले बता चुके हैं। तो मेंटल प्लूम क्या कर रहा है, ये इस तरीके से इसमें उबाल या बल्ज टाइप के बनते हैं, किसमें, मेंटल जो मैग्मा है आपका, और वो इस क्रस्ट से टकरा रहा है कॉन्टिन्यू और इसको वीक करता जा रहा है। क्लियर है? अब जब ये वीक होता है, साथ ही साथ इसमें ये डाइवर्जेंट जो इसकी करंट है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इधर और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, इस क्रस्ट को ऐसे दोनों तरफ स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, और ये कुछ खींच के इस तरीके से थिन हो जाती है। ठीक है, ओके, और दूसरी तरफ चूंकि ये कंटिन्यू इसको हीटअप कर रहा है, तो यहां से भी ये एरिया क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक, अब कमजोर होने के बाद भाई इधर ये फोर्स लगा रहा है, ये वाली जो करंट है वो ऊपर वाली प्लेट को, ये हमारी क्या है ऊपर जो इसके है प्लेट है, ठीक है, ये क्या है आपका मैग्मा है। ओके, ये मेंटल का पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट है। तो ये प्लेट जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, ये करंट प्लेट को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो दोनों तरफ जब खींच रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज टेंशन फोर्स, तनाव बल। क्लियर है इतनी बात? ओके, ये जब तनाव बल बनते हैं तो ये देखो हमारे टेंशन फोर्स दोनों ही जगह एप्लीकेबल हैं, या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है या ओशियनिक क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, जब इसी तरीके के टेंशन फोर्स हमने देखे थे लास्ट वीडियोस में कि जब ये ओशियनिक क्रस्ट पे बनता है तो क्या होता है, ये दो प्लेट अलग होंगी यहां से और बीच में से मैग्मा बाहर आएगा और यहां पे क्या बना लेते थे,
मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मिड ओशियानिक रिज का यहाँ पे फॉर्मेशन होता था। अब यही जब ये क्रस्ट पे यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जब ये घटना होती है तो उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनेंगे, आओ उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट लिम्ब है किसकी, कन्वेक्शनल करंट की, ये क्या कर रही है भाई, इसको खींच रही है, इस क्रस्ट को खींच रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी चीज, जब ये कोई क्रस्ट है, ठीक, इसके नीचे ये मेंटल प्लूम या हॉट स्पॉट वाला जो पोजीशन है, यहां पे जब ये होता है तो इसकी वजह से ये एक्सपेंड होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के क्रस्ट पर, ठीक है, और ये ऊपर से थोड़ा सा बल्ज आउट या फूल जाता है, उभार आ जाता है, ठीक है। जब ये उभार आता है तो पहले जो हमारी क्रस्ट एकदम प्लेन थी ऊपर, वहां पर क्या इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्लियर है, ओके। यही क्रैक्स जो होते हैं, इन क्रैक्स को जब इनके साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाल्ट कहते हैं, ठीक है। ये फाल्ट अगर हम कैटेगराइज करें इनको, तो जब स्टार्टिंग में जब ये प्रोसेस होता है तो हल्के क्रैक्स बनते हैं, ठीक है, उनको दरार के नाम से जाना जाता है। पहले होते हैं क्रैक्स, क्रैक्स इसको कहते हैं हम क्या, दरार, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब थोड़े से ये और ज्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं और काफी लंबा क्रस्ट में फैल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। ये टर्म सारे ध्यान रखिएगा, कई बार ये ऐसे ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो क्रैक्स क्या हुए, दरार, ये हुआ फ्रैक्चर, इसको कहते हैं हम लोग विभंग, क्लियर है। और नंबर थर्ड जो है आपका, जब ये काफी ज्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं यानी अर्थ की क्रस्ट पे हमको दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कहीं कहीं आपने लोकेशंस देखी होगी, एक मिनट आपको फिगर में ले चलते हैं, हाँ वेट अ सेक, ये देख रहे हैं यहां पर, ये क्रस्ट थी, कभी ये जुड़ी थी, अब ये दोनों सेपरेट हो गई और बीच में ये इतना गहरा दरार जो फॉल्ट है ये जनरेट हो गया, जो ऑब्जर्वेबल है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, भ्रंश, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, क्लियर है भाई, ओके। तो इसको हम तीन कैटेगरी में, जब स्मॉल होते हैं काफी मतलब इनका जो क्रैक होता है वो इतना विजिबल नहीं होता, तो वो क्या होता है आपके दरार या क्रैक्स कहलाते हैं। जब थोड़े से साइज इसका या लॉन्ग होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विभंग कहते हैं, फ्रैक्चर। और जब ये काफी ब्रॉडन हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, इनकी चौड़ाई काफी बढ़ जाती है हमारे अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ सरफेस पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट या भ्रंश कहते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये जो दरार है, ये जो भ्रंश है, ये किसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे मुख्यतः यह तनाव बलों की वजह से डेवलप होते हैं, क्लियर है, ओके। अब इन तनाव बलों के कारण क्या हो रहा है, जब ये भ्रंश बन रहे हैं, अब देखिए इसमें जब ये भ्रंश बनते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी क्रस्ट को ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और इस क्रस्ट को बीच में ये जो दरार होती है जब काफी लंबी हो जाती है, तो इसी को जो ये फॉल्ट बना है, ठीक है, अब इस फॉल्ट के सहारे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्ट प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉल्ट के सहारे दो प्लेटें अब ये अलग अलग हो गई। अब देखो इधर इस तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है क्योंकि इसके नीचे डाइवर्जेंट लिम्ब है, तो ये तनाव बल, अब ये दोनों जब आपस में खींच रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे क्या हो रहा है, एक मान लो स्टेबल है, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, ठीक है। अंडर ग्रेविटी ये नीचे की ओर धंसता चला जाएगा और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके, ये ऊपर, ये इस तरीके से नीचे सबमर्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉल्ट बन रहे हैं, देखिए, तो फॉल्ट को हम लोग जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये है पहली कैटेगरी, जब कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तनाव बल लग रहा है। इस तनाव बल की वजह से क्या हो रहा है, ये वाला, इसको मान लीजिए ये स्टेबल रह जाता है, ये यथा स्थिति में अपने खड़ा रहता है, और दूसरी जो है इस क्रैक के सहारे नीचे की ओर सबसाइड कर जा रहे हैं, नीचे की ओर ये धंसता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट बनते हैं उसको हम कहते हैं, फॉल्ट का पहला टाइप है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉल्ट, इट इज अ नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, सामान्य भ्रंश या
नॉर्मल फॉल्ट। क्लियर है इतनी बात? ओके अब देखिए जो सामान्य भ्रंश है, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा और फोर्स ध्यान रखिएगा। अगेन यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ये नीचे ये ऊपर, यहां पे कौन से फोर्स लग गए भाई? तनाव बल। ठीक है, तनाव बल। तो ये हो गया आपका सामान्य फॉल्ट। इसकी वजह से क्या होता है, मान लो लैंड सरफेस है वो नीचे यहां पे सबसाइड कर जा रहा है, तो ये था पहला टाइप सामान्य भ्रंश। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा होता है जनरली, जो दूसरा टाइप का जो भ्रंश है वो है संपीड़न बल के कारण। मुख्यतः हमने देखा तनाव बल की वजह से इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन संपीड़न बल जो होता है, कंप्रेशन फोर्स होता है, वो भी कई बार क्या करता है, इस तरीके के फॉल्ट जनरेट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इस तरीके की मान लो कोई क्रस्ट है, ओके, ये प्लेट हो गया आपका, और इसमें कोई क्रैक्स डेवलप हुए हैं। क्रैक्स वो वाइब्रेशन की वजह से भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिज्म की वजह से, ऐसे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए अगर। अब इन क्रैक्स में मान लो इसके नीचे कौन सी लिम्ब है भाई? कन्वर्जेंट लिम्ब। किसकी? ये संवहनीय धाराओं की, संवहनीय धारा है, कन्वेक्शनल करंट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या लगेगा, ये वाला जो करंट है ये इस प्लेट को इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर, यानी इनके बीच में संपीड़न या कंप्रेशन फोर्स जो है वो काम करना शुरू करता है। क्लियर इतनी बात? ओके अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इस फॉल्ट प्लेन पर, इस वाली प्लेन पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर स्लाइड कर जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसी प्लेन पर क्या करते हैं, ये स्लाइड कर जाते हैं ऊपर और नीचे डायरेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट बनता है उसको हम लोग, चूंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, संपीड़न बल, ऐसी सिचुएशन में जो फॉल्ट बनेगा उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स डायरेक्शन में हो गया उसके, यहां पे देखिए नीचे जा रहा है, यहां पे ये ऊपर जा रहा है, रिवर्स फॉल्ट। क्लियर इतनी बात? तो ये था दूसरा टाइप भ्रंश का, व्युत्क्रम भ्रंश। ओके, थर्ड टाइप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड जो है वो आपका, पहले भी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ओके, स्ट्राइक स्लिप मतलब कि जब उस पर ये फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है, तो उस पर वो अपनी जो क्रैक बाउंड्री है उनकी, उन क्रैक्स के सहारे वो वर्टिकल मूवमेंट ना करके ये किस तरीके के मूवमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात किया था पहले सैन एंड्रियास फॉल्ट की, ओके, एनाटोलियन फॉल्ट की, ये सब किसके एग्जांपल है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, देखिएगा इसको, आपकी एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, दूसरा हमने इसके इस बाउंड्री पे बना दिया। ठीक, अब ये जो है आपका एक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में, और यहां पे ये जो है इनकी बाउंड्री, इट इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या कंजर्वेटिव बाउंड्री। बाउंड्रीज की बात हमने पहले लास्ट चैप्टर में किया है, ओके, जहां पे ये ट्रांसफॉर्म टाइप की बाउंड्री है। ऐसी बाउंड्री की खासियत क्या होती है, ना तो यहां पे प्लेटों का, यानी अगर हम बात करें क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरी चीज, ना तो यहां पे क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रस्ट का ना तो यहां पे निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव बाउंड्री है। ओके, संरक्षी बाउंड्री या संरक्षी प्लेट सीमा भी कहते हैं इसको। कौन सी सीमा? संरक्षी प्लेट सीमा। ओके, या कंजर्वेटिव बाउंड्री। ऐसी जगह पे क्या हो रहा है, दो प्लेटें आपस में, ये दो प्लेटें हैं मान लो, एक
आगे एक बैक साइड में, ठीक है, अपने इसी बाउंड्री पर, इसी क्रैक फॉल्ट पर, इसी क्रैक प्लेन पर क्या कर रहे हैं, वो स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्लिप कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे वाइब्रेशन बस जनरेट होता है और किसी भी तरीके का क्रस्ट का डिफॉर्मेशन या ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पे उस वाइब्रेशन की वजह से हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जनरेट होते हैं भाई, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सैन एंड्रियास फॉल्ट का, ठीक है। तो इसकी वजह से इन प्लेटों में किस तरीके के मूवमेंट होंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगे और इस प्लेन पर, इस क्रैक प्लेन पर वो अपना आगे और पीछे क्षैतिज दिशा में ये मूव करते हैं। इसके कुछ पीछे एग्जाम्पल हम देखें साथ साथ तो आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा। वेट एक सेक, ये वाली फिगर जरा ध्यान से देखें। इस फिगर में अगर हम बात करें, अरे क्या हो रहा है यार, यहां पे देखिए ये वाली लाइन व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और इधर आपको ये वाली व्हाइट लाइन, यानी ये लाइन कभी पहले सीधे थी, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में हमने वही बात किया था ना कि यहां पे हो क्या रहा है, आपके दोनों प्लेटें हैं, इधर एक प्लेट हो गई, एक प्लेट इधर हो गई, ये किस दिशा में आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, जो अभी हमने लास्ट में देखा। तो ये वाला बैक साइड में डायरेक्शन में आ रहा है और ये आगे जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाइन देख रहे होगे व्हाइट लाइन आपकी, ये पट्टी ये आगे शिफ्ट हो गई और ये बैक साइड में आ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके ट्रांसफॉर्म टाइप की बाउंड्रीज का, जहां पे इस तरीके के फॉल्ट बनते हैं। ऐसे फॉल्ट को हमने क्या नाम दिया, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ओके, ठीक है, ओके, वेट अ सेक, हाँ भाई। तो ये था हमारा थर्ड टाइप, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो ये तीन प्रकार के कुछ आपके फॉल्ट हैं, ओके, जो ये जनरेट होते हैं, जिसमें मुख्यतः आपके तनाव बल या फिर संपीड़न बल या कंप्रेशन फोर्स काम करते हैं। क्लियर है? ओके, अब इन फॉल्ट से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं जरा उसको समझते हैं। देखिए, जब पहले फर्स्ट स्टेज में चलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। नीचे क्या है भाई, आपके मैग्मा मेंटल का, ओके, ये मैग्मा अपराइज हुआ, यहां से अपराइज क्यों हुआ है बता चुके हैं, थर्मल ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, तापीय प्रवणता बल की वजह से, ठीक है। और ये थर्मल ग्रेडियंट फोर्स जनरेट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ओके, उनकी वजह से नीचे यहां टेम्परेचर काफी ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। हमें पता है कि भाई अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम कंपैरेटिवली। तो यहां पे टेम्परेचर हाई है और यहां पे टेम्परेचर कम है। तो यहां हाई से लो की तरफ जब ये मूवमेंट होता है तो उससे क्या डेवलप होता है, कन्वेक्शनल करंट डेवलप होती है। वो कन्वेक्शनल करंट अपराइज कर रही है भाई, मूवमेंट होगा तो अपराइज कर रही है यहां से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका ऊपर जाने के बाद जब डाइवर्ज करती है दोनों डायरेक्शन में, तो यहां पे देखिए पहले इससे आई टकराई, जब टकराती है तो ये मेंटल जो मैग्मा है इसका, वो इसको वीक करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो ऊपर की क्रस्ट जो है उसका एक्सपेंशन होता जाता है, ठीक है, और वो कुछ हमारे सरफेस पे धीरे धीरे वो फूलने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है, बल्ज निकल आते हैं बाहर, उभार बन जाते हैं। अब जब ये उभार हमारी क्रस्ट पे बनते हैं तो पहले ये सीधी थी, अब इसको फुला दिया हमने, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, ये क्रैक्स बन जाते हैं। अब ये क्रैक्स कुछ इस तरीके से समझिए इसको, कुछ इस तरीके से उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका क्रस्ट, दिस इज अ क्रस्ट और प्लेट, और ये जो था ये बल्ज निकला हुआ था ना, वो इस तरीके से वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब अगेन इसमें कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, टेंशन फोर्स काम कर रहे हैं। तो टेंशन फोर्स जब इसको स्ट्रेच करता है ना, तो वो जो क्रैक्स हैं इस तरीके से वो
नीचे की ओर डिप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की ओर धंसते हुए चले जाएंगे। ये इधर खींच रहा है इसको, ये इधर खींच रहा है, ठीक है। अब इधर जैसे ये खींचे गए तो ये यहाँ पे ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है भाई, इनकी ये क्रैक्स है, फॉल्ट है। इन्हीं क्रैक्स के सहारे ये नीचे की ओर धंसते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, और इसी डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन रिफ्ट की वजह से, इनकी वजह से बन रहा है, ये जो फॉल्ट है इनकी वजह से बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रिफ्ट वैली का नाम देते हैं, रिफ्ट वैली, या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। क्लियर है। तो जब हमारे अर्थ की, ये कौन सी क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपके ये ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स को याद रखिएगा, इन्हीं का ही मूवमेंट होता है, कोई अपराइज कर रहा है, कोई डाउन जा रहा है, ये नीचे डाउन जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नीचे की ओर जब स्लाइड करते हैं तो ऊपर अर्थ की जो सरफेस पहले इस तरीके से थी वो क्या हो गया, इस एरिया में नीचे डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। तो डिप्रेश हो जाती है इस एरिया से, और यहां पे ये जो डिप्रेशन बना है, ये गड्ढा बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। इस रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल हमको देखना हो तो हमको किसी ऐसी कॉन्टिनेंटल प्लेट पर चलना होगा जहां पे इस तरीके से इसके नीचे कौन सी लिम्ब हो भाई, डाइवर्जेंट लिम्ब हो, यानी वो दोनों प्लेटों को तोड़ने का काम कर रही हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सबसे बेटर कौन सा, हम ले सकते हैं इसका भाई आपका जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, उसका ये वाला एरिया जरा देखिए, ये क्या है आपका, ये है हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली, लगभग ये 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, ओके। अमेरिका के सदर्न पोर्शन से लेके एकदम नॉर्थ तक, यहां तक ये ईस्टर्न पार्ट में उसके फैला हुआ है, ठीक है। ये जो रिफ्ट वैली है ये इसी तरीके से फॉर्म्ड हुआ है बिकॉज जो ये हमारा इधर वाली प्लेट है इसको हमने नाम देते हैं सोमालियन प्लेट। कौन सी प्लेट, सोमालियन प्लेट, ओके। और इधर वाली प्लेट है दैट इज नूबियन प्लेट, नूबियन प्लेट, ओके। ये नूबियन प्लेट और ऊपर है आपका यहां पर अगर हम देखें अरेबियन प्लेट, ओके। ये तीनों, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहां पे टेंशन फोर्स, इधर टेंशन फोर्स, यहां पे भाई बीच में ये वाला जो खाली एरिया दिख रहा है यहां पे क्या है आपका, रेड सी, रेड सी जस्ट लाइक एज अ नेसेंट सी, ओके। नेसेंट सी यानी नवजात सागर, जैसे जब कोई क्रस्ट अलग होती है, यानी जब दो प्लेटें टूटती हैं तो उनके बीच में धीरे धीरे ओशन वाटर एंटर करने लगता है, इसी रिफ्ट वैली में धीरे धीरे ओशन वाटर एंटर करने लगता है और वहां पे एक नेसेंट सी बन जाता है जिसको हम लोग नवजात या अभी अभी जन्मा हुआ सी कहते हैं, ठीक है। और अगेन जब ये टेंशन फोर्स एक्टिव रहते हैं तो ये स्प्रेड होता जाएगा और ये वाला एरिया काफी चौड़ा होता जाएगा और वही नेसेंट सी एक बड़े ओशियन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग अटलांटिक ओशियन और अदर ओशियन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे सोमालियन प्लेट ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नूबियन प्लेट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा अफ्रीका का ये ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। तो ब्रेक होने की जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा, इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हुए, ब्लॉक्स बन गए। इन एक एक, ये जो एक एक ब्लॉक है ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ब्लॉक या स्तंभ कह सकते हैं इसको, ये ब्लॉक या स्तंभ। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये स्ट्रेच हो रहा है ये नीचे की ओर धंसते चले जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी। अब धंसते जा रहे हैं तो यहां पे ये जो डिप्रेशन बना, इसी डिप्रेशन में ये जो आपका ईस्टर्न अफ्रीकन एरिया है, यहाँ पे धीरे धीरे वाटर स्टोर होने लगा इस वाले एरिया में, रिफ्ट वैली में। और आप देखेंगे इस एरिया में जो अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट लेक सिस्टम है, ओके, वो लगभग इसी में पाई जाती है, क्लियर है। इसमें जो मेजर लेक्स हैं, जैसे हम बात करें लेक टांगनिका हो गया, लेक नासिर हो गया, लेक न्यासा हो गया, मालावी हो गया, ओके, लेक एडवर्ड, ठीक है, एल्बर्ट, ये जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो सारी किसमें है भाई, इसी रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आप चाहे इसको कमेंट में बताइएगा, जो लेक विक्टोरिया है अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक, ओके, क्या वो इसी रिफ्ट वैली का पार्ट है? ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, क्लियर।
चले, तो भाई देखो यहाँ पे नूबियन प्लेट वेस्टवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है और आपका सोमालियन प्लेट ईस्टवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके की रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये पूरी कौन सी प्लेट है? इट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। अब इसमें क्या बनते हैं, अब आगे चलें जरा। देखिए, जब ऐसे तनाव बल डेवलप होते हैं इस तरीके से, मान लो ये क्रैक्स हैं, ठीक है, और इसमें कोई एक टेंशन फोर्स लगा भाई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि दो फिगर बना लेता हूं मैं। हाँ, चलिए, यहां पे कौन सा फोर्स है? अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन फोर्स, तनाव बल। ये क्या कर रहा है? इस प्लेट को इधर खींच, मतलब इस ब्लॉक को, ब्लॉक है ये, स्तंभ है, जो अभी हमने बताया था ना, इस तरीके से बल्ज बना था, फिर उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे, ये उसी तरीके के क्रैक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हैं। तो ये ब्लॉक इधर खींचा जा रहा है और ये ब्लॉक इधर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है। क्यों? इसके नीचे डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ओके, तो यहां पे सिचुएशन क्या बन रही है? देखो, जब ये दोनों खींच रहे हैं तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है। और ये ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, कहां? नीचे की ओर धंसते हुए। जस्ट इमेजिन कि हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं तो ये नीचे की ओर स्लिप करता जाएगा। किसके सहारे? ये जो प्लेन है ना, ये वाला फॉल्ट प्लेन, इसी के सहारे ये नीचे की ओर स्लिप करता जाएगा। क्लियर है? और कुछ अगले फेज में कुछ ऐसा बना रहेगा ये, थोड़ा सा इसको, ठीक है भाई। तो ये कहां चला गया? ये नीचे गए दोनों पार्ट, और ये अपने ही जगह पे स्टेबल यहां पे खड़ा रहा। तो बीच वाला हिस्सा वहां पे रहा और उसके दोनों साइड, यानी जो भ्रंश है उसको दोनों किनारों पे जो ब्लॉक्स हैं वो नीचे क्या कर जा रहे हैं? धंसते हुए चले जा रहे हैं, सबसाइड कर जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जो ऊपर उठा हुआ एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? ये कहलाता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इस तरीके से जो अपलैंड बने रह जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये डिपेंड करता है कि देखो क्या है, ये घाटी गहरी है या संकरी है या आपकी कम गहरी है। ठीक है, अगर ये थोड़ी इसकी डेप्थ कम होती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेबन। ये कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेबन। ग्रेबन एक जर्मन वर्ड है, जनरली उसको रिफ्ट वैली को हम लोग ग्रेबन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ग्रेबन, यही आपका क्या कहलाता है? इट इज अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। ओके, इस वाली फिगर में ध्यान दीजिए। अगर जैसे मान लो यहां पे आपका कंप्रेशन फोर्स लगा, ठीक है, हमने देखा था दोनों फोर्स की वजह से इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। यहां पे कंप्रेशन फोर्स लगा। अब इमेजिन करो, इसको मैं दबा रहा हूं तो ये बीच वाला ब्लॉक क्या होगा? इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, इस क्रैक्स के सहारे ये ऊपर की ओर खिसकता जाएगा। तो ये कुछ ऊपर की तरफ ऐसे, ओके, ये अपराइज कर गया, ये अपना इसी पोजीशन पे बना रहा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका उठा हुआ पोर्शन, ये आपका, इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? हॉस्ट माउंटेन। ठीक है, हॉस्ट माउंटेन। ये अपलैंड जो होता है, अच्छा, ब्लॉक माउंटेन और हॉस्ट माउंटेन, ये लगभग इनको आप सिमिलर ही यूज करते हैं जनरली। यहां पे हम जब कंप्रेशन फोर्स का यूज कर रहे हैं और बीच वाला एरिया ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है या ऊपर की ओर मूव कर जाता है, तो इस टर्म में हम लोग हॉस्ट माउंटेन यूज करते हैं। देखिए, शेप सबका सेम होगा। एक चीज यहां नोटिस करने वाली है, आपको शेप में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं नजर आएंगे, बट होता क्या है कि उनका फॉर्मेशन किस जियोमॉर्फिक प्रोसेस से हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सबके नाम चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन जाता है? हॉस्ट माउंटेन बन जाता है। और ये आपकी वैली क्या कहलाएगी?
आपकी, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेबन या रिफ्ट वैली, ठीक है ना, इट इज अ ग्रेबन, ग्रेबन। ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैंगिंग वॉल हो गया इसका ऊपर की ओर, अगर यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं तो ऊपर ऐसा लगेगा लटका हुआ है, ठीक है ना, दैट इज हैंगिंग वॉल, हैंगिंग वैली कहलाती है ये, इस तरीके की वैलीज जो होती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक फिगर और ऐसे ही देखें अगर हम लोग यहीं पे, ठीक। अब क्या है कि भाई एक ऐसा क्रस्ट है, उसमें ऐसी कुछ दरार पड़ी है। अब उस दरार में क्या हो रहा है, मान लो ये टेंशन फोर्स, इस पे तनाव बल लग रहा है, तनाव बल जब इसको इधर खींच रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे की ओर धीरे धीरे क्या कर जाता है, सबसाइड कर जाता है, ठीक है, ये हिस्सा ये नीचे की ओर सबसाइड कर जाएगा और अगली फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बीच वाला हिस्सा चला गया इधर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका लैंडफॉर्म्स बन जाता है, अब देखिए ये ब्लॉक्स ऊपर रह गए, ये नीचे आ गया, तो यहां पे काफी गहरी घाटी बन जाती है, जिसका शीर्ष क्या होता है, ये शीर्ष काफी नैरो होता है, ओके, संकीर्ण होता है, नैरो होता है। इस तरीके की जो गहरी घाटियां होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रिफ्ट वैली कहते हैं। ओके, रिफ्ट वैली। अच्छा, एक यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये जो वैली टर्म है, ये आपका रिवर वैली के साथ भी आता है, ठीक है। तो क्या रिफ्ट वैली रिवर वैली सेम होती है या इनमें कुछ डिफरेंसेस होता है? तो देखिए यहां पे नोटिस करने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्ट वैली की, ठीक है, तो रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन के बेसिस पे इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंडर हुआ है, ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से ऐसी वैलीज को हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। हो सकता है कि इन रिफ्ट वैली में कभी रिवर आ जाए, ठीक है, कोई रिवर अपना इसमें अपना चैनल बना ले और इन्हीं स्लोप के सहारे वो आगे बढ़ते हुए चले जाए, ठीक है। तो वो भले से रिवर उसमें फ्लो कर गई, बट वो क्या कहलाती है, आपकी रिफ्ट वैली कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसी वैली या इस तरीके की वैली अगर आप रिवर के द्वारा बनती है, जिसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी हम लोग बात करें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट काम नहीं करता है, और ये जो वैली बनती है वो रिवर के द्वारा किस प्रोसेस के तहत, इरोजन या अपर्दन, इरोजन या अपर्दन प्रक्रिया के तहत बनती हैं, तो ऐसी जो वैली होती है वो रिवर वैली कहलाती है, इनको रिफ्ट वैली हम लोग नहीं कहते, ठीक है। जैसे अगर हम देखें हिमालयन रिवर सिस्टम में अगर, तो वहां पे आपको ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, ये सारी नदियां अपने उन पहाड़ी एरिया से जब निकलती हैं तो क्या बनाती हैं, उनको इरोड करती जाती हैं, ठीक है ना। इरोजन की वजह से वहां पे नदी घाटी का निर्माण, रिवर वैली का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो वो रिवर वैली और इस रिफ्ट वैली में अंतर है, ठीक है ना, वो फॉर्मेशन के बेसिस पे वो अलग है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट से डेवलप हो रहा है और वो इरोजन मूवमेंट से डेवलप हो रहा है, ठीक है। ओके, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस है और ये आपका एक्सोजेनेटिक, ये बहिर्जात बलों की वजह से हुआ है, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग इनकी चर्चा करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप समझिएगा। तो यहां पे भाई रिफ्ट वैली, इट इज अ रिफ्ट वैली, और ये आपके जो ऊपर उठे ब्लॉक रह गए ये क्या कहलाते हैं आपके, अगेन ब्लॉक माउंटेन। ओके, इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग, कुछ बैक साइड में चले। हाँ, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये आपके ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, क्या हो रहा है, इधर आपके ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला एरिया देखिए, एक ब्लॉक ये हो गया, ये वाला दूसरा ब्लॉक इसके साइड में, तीसरा ब्लॉक ये, फिर इधर ये ब्लॉक, इधर ये ब्लॉक, क्लियर है। ओके, ये वही आपका जो ब्लॉक्स बने हैं, पहले बल्ज होता है, बाहर निकलता है और सरफेस फूलती है, जब स्ट्रेच होती है तो ये ब्लॉक, अब ये नीचे ब्लॉक्स धंसते हुए चले जा रहे हैं नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पे ये पूरा क्या बन गया, डिप्रेशन बन गया, ये अपलिफ्टेड पोर्शन जो है आपके इसके साइड में, ये तो नीचे धंस गया, ओके, और ये वाले पोर्शन अपने साइड में ऐसे उठे रह गए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली, रिफ्ट
वैली। ओके, और इसके साइड के जो ये उठे हुए पोर्शन रह गए, इनको क्या कहते हैं भाई हम? इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ये भी आपका क्या है? इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। ओके, यहां पे देखें, अगर ये है, मैंने एग्जांपल लिया है राइन रिवर का। राइन जो यूरोप में बहती है आपकी, राइन नदी। ओके ओके, राइन रिवर वैली में जरा ध्यान से देखें, यहां पे वॉस्जेस, ठीक है, वॉस्जेस माउंटेन आपका फ्रांस। ओके, और यहां पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है भाई? जर्मनी। ठीक, एक तरफ आपका वॉस्जेस माउंटेन है, दूसरी तरफ आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये और उसके नीचे वाला, बीच वाला हिस्सा है, वो नीचे धंस गया। ठीक है, प्लेट मूवमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स लग रहा था इसमें, इधर ये खींच रहा था, इधर ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया। यहां पे क्या बन गया? रिवर एंटर कर गई, राइन रिवर, ये रिफ्ट वैली बन गई, और राइन नदी इसी रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है। ठीक है, इसी तरीके का एग्जांपल, ये तो था यूरोपीय कॉन्टिनेंट का हमारा। हम इंडिया में भी इसी तरीके के मूवमेंट्स को देख सकते हैं। भाई इंडिया में क्या है, एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे वॉस्जेस लिखा है और यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट लिखा है, इंडिया में इसी तरीके का एग्जांपल हम लोग नर्मदा और नर्मदा रिवर वैली को देख सकते हैं, जिसमें कि आपका एक तरफ विंध्या, नॉर्थ साइड में विंध्य रेंज, और साउथ में सतपुड़ा है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच का जो डिप्रेशन ऐसे बना, वो रिफ्ट वैली, और उस रिफ्ट वैली में आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर भी आपकी इसी रिफ्ट वैली से होके, इसी तरीके की रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है। और उसके साइड में जो दो ब्लॉक माउंटेन है, वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ की तरफ विंध्य हो गया आपका, विंध्य रेंज, और साउथ की तरफ आपका हो गया सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा। तो ये भी आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? इसी तरीके का। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए हमारे कुछ मूवमेंट्स। तो देखिए, अगर हम फिगर की बात करें, इस फिगर को जरा ध्यान से देखें, यहां पे आपको हमारे अर्थ सरफेस पे जब टेंशन फोर्स लगता है, तो कॉन्टिनेंट के दो पार्ट्स जब स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने के बाद उनके बीच में इस तरीके से ये एरिया इधर चला गया, ये एरिया इधर चला गया। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए, इधर टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ वाला टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इसको दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये फिगर है आपका थिनलियर, जो आपका नेशनल पार्क है, ये आपका आइसलैंड में पड़ता है, आइसलैंड। इसको आप लोग नेट पे देख भी सकते हैं। ये आपका इस तरफ देखिए, कौन सा? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है, और इधर है आपका यूरोपियन प्लेट का हिस्सा, और ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, और यहां पे आपका इस तरीके की रिफ्ट वैली बन जा रही है। ये वैली क्या कहलाएगी भाई? इट इज अ रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। क्लियर? तो इस तरीके से जब टेंशन फोर्स लगता है, तो हमारी क्रस्ट क्या होती है? प्लेट्स आपस में स्प्लिट होती है, और स्प्लिट होने से ऐसी गहरी गहरी घाटियों का निर्माण होता है, दैट इज रिफ्ट वैली। क्लियर? तो रिफ्ट वैली में हमने जाना कौन कौन से लैंडफॉर्म्स। अगर फॉल्ट की बात करें, तो फॉल्ट में आपके इस तरीके के रिफ्ट वैली बनते हैं, नेसेंट सी बनते हैं, अगेन वो मिड ओशियनिक रिज हमने कॉन्टिनेंट्स उस पे ओशियनिक क्रस्ट पे देखा था। इन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन इन्हीं की वजह से होता है, साथ ही साथ इसके ब्लॉक माउंटेन का भी फॉर्मेशन इसी कारण होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे विंध्य और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन, अच्छा, उनको ये भी कहा जाता है, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इट इज नॉट अ रियल माउंटेन, बिकॉज उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्लेटों के फोल्ड वलन से नहीं हुआ है, बल्कि इस तरीके से मूवमेंट किसी एक एरिया के नीचे धंसने से, ऊपर उठने से, इससे फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए हम लोग ऐसे माउंटेन्स को, ब्लॉक माउंटेन्स को, जो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं, उनको रियल माउंटेन का दर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आज के हमारे मेन टॉपिक का हिस्सा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक, चलिए, तो आगे जो है हमारा यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो कंप्लीट होता है, जिसका एक पोर्शन हमने कंप्रेशन फोर्स में देखा था, और एक हमने देखा ये टेंशन फोर्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है आपका एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो तो हो चुका है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? बहिर्जात बल, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपक्षय का। इसके तीन टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट, अपक्षय,
अपर्दन, अपर्दन, ओके, परिवहन भी आ जाएगा इसी में, और निक्षेपण, निक्षेपण, इट इज वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय हो रहा है उसका, इरोजन, एंड इट इज डिपोजिशन, ठीक है। तो इनकी वजह से हमको पता है बहिर्जात बल जो होते हैं इनके कौन कौन से फैक्टर हैं, जो एक्सटर्नल हमारे अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर में जो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इसमें काम करते हैं एक तरीके से इसके बहिर्जात बलों के एजेंट के रूप में, ठीक है ना। जैसे आपका एग्जांपल विंड हो गया, रिवर वाटर हो गया, ठीक है, रेन वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गए, सी वेव्स करंट हो गई, ठीक है। ये सारे जो एजेंट है यही इन सब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए बहिर्जात बलों में रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग, हमारा टॉपिक ये रहेगा बहिर्जात बलों का, ओके। चलिए, तो क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कोई किसी की समस्या, कोई डाउट हो उसको भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, क्लियर है? ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।